हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पहले पता है कि हमने क्या किया है कि वेक्टर्स तक का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। हम टू डायमेंशन को कवर कर चुके हैं, हम काइनेमेटिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है हमने पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स को कवर किया, टू डायमेंशन को भी स्टडी किया और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। ठीक है, तो आज हम जो है डे 9 पे ऑफ 100 डे चैलेंज फॉर कंप्लीट फिजिक्स फॉर नीट इन 2025। ठीक है, डे 9 में हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, जो लोग नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बता दूं कि हमारा टारगेट हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, उसकी डिटेल्स के लिए काम कीजिएगा, आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा, बट एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। इन द फर्स्ट हाफ आवर 100 डेज में हम क्या कोशिश करेंगे कि हम अपनी रेफरेंस बुक को कवर करें। रेफरेंस बुक कोई भी उठा सकते हो आप, प्रदीप स्वदीप जो भी आपको अच्छी लगे, जस्ट चूज वन रेफरेंस बुक और उस रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चन वाले सब्जेक्टिव, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू तो सब कुछ कवर कीजिए। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकंड हाफ में जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमने जो बेसिक्स में सीखा है उसको हम वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सी देयर आर चांसेस, जो द काइंड ऑफ रूमर्स व्हिच आर सर्कुलेटिंग ऑन द इंटरनेट, कि आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है। देयर आर चांसेस कि सेक्शन बी ना रहे इस बार, और हो सकता है कि आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन और 45 के 45 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। देयर आर चांसेस दैट आपको चॉइस ना मिले। ठीक है, और ये भी चांसेस हो सकता है कि आपका प्री मेंस हो जाए। ठीक है, दीज आर ऑल रूमर्स। अभी तक जो है, जब तक एनटीए ना बोले तब तक आप इसे बिलीव मत कीजिएगा। ठीक है, जो सुनने में आया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ हो जाए, तो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि पहले हम रेफरेंस बुक को कवर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज को जाएंगे, वो स्ट्रेटेजी आई मीन टेलिंग यू दिस इज अ टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी, और आपको ये चीज जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके चैप्टर के बारे में कुछ बात भी, एडिशनल डिटेल्स अगर आपको चाहिए उस टॉपिक पे, तो प्लीज गो एंड लुक एट माय फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया किस तरह से क्रैक करेंगे। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप यहाँ तक आने से पहले हर वीडियो को एक बार देखते हुए आए। ठीक है, और जब भी आप इस वीडियो को देखें, मेक श्योर यू कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, आप ये मत कीजिएगा कि आप हाफ हाफ काट के देखें, आप 2x स्पीड में देखिए। जो टॉपिक आपको लगता है, बट देखिए जरूर, जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इसमें दिक्कत है, आप वहां से करिए। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ मोशन को आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन, लेट अस सी व्हाट इज द सिलेबस। ठीक है, कि एनटी के अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस क्या था। दिस इज द लास्ट ईयर सिलेबस 24 का सिलेबस है, हम इसी को फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, इस सिलेबस में आपको क्या क्या करना है, फोर्स एंड इनर्शिया कवर करना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर करना है, मोमेंटम, second law of motion, impulse, third law of motion, law of conservation of linear momentum and its application. Okay, after that we have to go with static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, dynamics of circular motion, centripetal force and its application, vehicle on a circle road and vehicle on a banked road. Okay, ये सारा आपका syllabus इसको cover करेंगे. In this video we will try to complete this much topic. Okay, and after that tomorrow we'll be doing questions on this topic, and day after tomorrow we will start with this topic, and after that day we'll complete our chapter by टू द रिमेनिंग ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर पे शिफ्ट कर जाएंगे। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा इस टाइम पे फर्स्ट हाफ में हमारा टारगेट क्या है कि हम बेसिक्स को कवर कर लें थोड़ा रेफरेंस बुक, ताकि हमें एमसीक्यूज में आसानी रहे। ठीक है, फॉर डिटेल्स यू कैन रेफर टू माय फर्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को विदाउट एनी डिले। इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, वो आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है वो है फोर्स। फोर्स क्या होती है, फोर्स वी ऑल, हम सबको पता है, वी ऑल नो फोर्स क्या होती है। फोर्स इज काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल एफर्ट विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब स्टेट ऑफ द बॉडी से मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगी, मोशन में तो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में, फोर्स की डेफिनेशन हम सबको पता है, बट फोर्स के बारे में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे एडिशनल अगले चैप्टर्स में भी हेल्प करेगी, जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, फॉर फोर्स टू एक्ट, एक्चुअल contact between bodies is not always required, is not always required। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि बॉडी कांटेक्ट में ना भी हो तब भी उन पे फोर्स लग सकती है। इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक है, बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में ना भी हो तब भी उस पर फोर्स लग सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक बॉडी आपकी यहाँ है, एक बॉडी आपकी यहाँ है, दोनों के बीच में वैक्यूम में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट स्टिल ये बॉडी जो है, इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, और ये बॉडी इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो ये चीज कैसे हुई अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि बॉडीज में फोर्सेस की
फोर्सेस को एक्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि उनके कांटेक्ट में होना जरूरी है। कुछ में कांटेक्ट की जरूरत होती है, कहीं में कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, फोर्स को आगे बढ़ने से पहले, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें उसके डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा, वो डेवलप कैसे हुआ। इसमें आपके पास दो साइंटिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जिन्होंने रोल प्ले किया था, वो थे एरिस्टोटल थे, एक थे गैलीलियो थे। ठीक है, तो आपको पेपर में एरिस्टोटल एंड गैलीलियो पे भी क्वेश्चन आ सकता है, गैलीलियो पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, वो एक स्टेटमेंट देंगे, आप बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट किसने कही है, गैलीलियो ने कही थी, यही स्टेटमेंट किसने की थी, आपकी एरिस्टोटल ने की थी। ठीक है, तो उसको समझने से पहले उस तरह का क्वेश्चन अगर आपको है, हम पहले उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहली चीज आपके पास आती है एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल्स फैलेसी क्या थी? फैलेसी का मतलब क्या होता है? फैलेसी का मतलब ये होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट, कुछ ऐसी चीज, ठीक है, जो हमें लगता है सही है बट सही ना हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज फैलेसी। ठीक है, तो एरिस्टोटल्स फैलेसी ये पेपर में आपसे कैसे पूछा जा सकता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब्स द एरिस्टोटल्स फैलेसी, which among the following statements clearly defines the Aristotle's fallacy। ठीक है, तो आपको एरिस्टोटल्स फैलेसी क्या थी, एरिस्टोटल्स फैलेसी क्या थी? एरिस्टोटल्स फैलेसी ये थी कि एरिस्टोटल ने ये कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन। ये थी एरिस्टोटल्स फैलेसी। एरिस्टोटल फैलेसी ये थी, भाई वो कहते थे कि बॉडी को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, तो आप यूनिफॉर्म मोशन में अगर उसको मूव करना है, तो आपको उस पर फोर्स लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया था कि एक बॉल है कि जो वो रोल कर रही है, वो जाके रुक जा रही है, तो अगर वो उस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉल कभी रुकेगी। ठीक है, बट इस फैलेसी में ना, और इनके एक आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ था, वो बॉल इसलिए नहीं रुकती कि उस पर फोर्स नहीं लग रही, वो बॉल इसलिए रुकती है क्योंकि बॉल पे रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। रेजिस्टेंस कहाँ से ऑफर हो रही है? फ्रिक्शन के थ्रू ऑफर हो रही है। समझ के, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो बॉडी को कोई रोक नहीं सकता था। तो ये फ्लॉ था एरिस्टोटल्स की आर्ग्यूमेंट में, तो इसी को हम बोलते हैं एरिस्टोटल्स फैलेसी। यहाँ से आपका असर्शन एंड रीजन बहुत अच्छा बन सकता है। तो इस चीज को बस, इतना सा टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। यहाँ से आपका असर्शन एंड रीजन बहुत अच्छा बन सकता है, तो इस चीज को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आप कहते हैं एंट्री होती है किसकी? गैलीलियो की। किसकी एंट्री होती है? गैलीलियो की। यहाँ पे एंट्री होती है गैलीलियो की। ठीक है, तो गैलीलियो जब एंट्री होती है, तो गैलीलियो जो होते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के फीचर्स आप देख लीजिएगा कि किस तरह से वो करते हैं, कि ऐसे करके बॉल्स को यहाँ से रोल करते हैं, बॉल्स हाइट तक चढ़ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो गैलीलियो की फैलेसी मीन, सॉरी, गैलीलियो वाज नॉट फैलेसी, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता था? द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस बात को, कि द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, याद रखिएगा इसको, द स्टेट of rest and state of uniform motion, state of uniform motion are equivalent। अब उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, वो क्यों है? उन्होंने ऐसे इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है? वो इक्विवेलेंट इसलिए है कि दोनों रिक्वायरमेंट में, दोनों जगहों पे आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन बोथ केसेस forces not acting on the bodies, forces are not acting on bodies। ये थी उसकी इक्विवेलेंस। वो कहता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि दोनों को स्टेट को चलने के लिए या स्टेट को खड़े रहने के लिए फोर्सेस की जरूरत नहीं है। उसकी स्टेट को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था। अब वो यहाँ पे एरिस्टोटल, गैलीलियो ने आपके दो कॉन्सेप्ट्स और दी थी कि अगर बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब गैलीलियो ने ये कहा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पे फोर्सेस नहीं लग रही। रिमेंबर दिस थिंग, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो ने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी जीरो, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो आपको ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आपको ये चीज समझना गलत है कि कोई बॉडी पे की फोर्सेस नहीं लग रही।
ठीक है, फोर्सेस नहीं लग रही मतलब वो इक्विलिब्रियम में फोर्स है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये भी इनकरेक्ट है एज्यूम करना कि नेट फोर्सेस नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। आप समझ पा रहे बात को? ये भी समझना गलत है कि नेट फोर्सेस नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हमें जो फोर्स आता है, हम बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए करते हैं, ताकि फ्रिक्शन को हम ओवरकम कर सकें। द मोमेंट वी ओवरकम द फ्रिक्शन, बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में अपने आप ही चलती रहेगी। तो ये थी गैलीलियो की गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ पा रहे बात को? ठीक है। और यहीं पे गैलीलियो ने इनर्शिया को डिफाइन किया था कि ये एक इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज देमसेल्व्स। अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो चीजें ध्यान रखनी है जो गैलीलियो ने आपको कही थी, और ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैलीलियो के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो मैं ये चीजें आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ सो दैट यू कैन, आप इस चीजों को भूले ना। ठीक है, इसको अपनी बुक्स में लिख लीजिएगा, अगर नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी बुक्स में चीजें लिखी नहीं गई हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या थी? पहली चीज, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। इस बात का मतलब मैंने आपको समझाया क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो आप फोर्स लगाते हो वो लगाते हो सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसकी मोशन में कोई इफेक्ट नहीं डालते, वो सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करता है, बाकी बॉडी अपने आप ही चलती रहेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी वो ये है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। A body at rest will remain at rest, will remain at rest, body in uniform motion in a straight line will remain in uniform motion। आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, और तीसरी चीज उन्होंने दी थी इनर्शिया के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि इट इज एन इनहेरिट प्रॉपर्टी है। इनर्शिया की डेफिनेशन याद रखिएगा, इनहेरिट प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच bodies due to which body cannot change their states themselves। ओके, क्लियर होगी बात किसी? अब आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक। आई होप ये सब बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इनको प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा, और उन्होंने इनर्शिया को जो डिफाइन किया था वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर आपको फोर्सेस को स्टडी करना है तो आपको लीनियर मोमेंटम की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये नॉलेज आप अपनी 10th क्लासेस में भी या उससे 11th क्लास में चीजें आप सीख के आए हो। जो 11th में है उन्होंने तो 10th क्लास में जरूर सीखी होगी, अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने ये चीजें सीखी होगी। तो लीनियर मोमेंटम की हम सिर्फ मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाएंगे, हमें बाकी चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओनली थिंग वी आर गोना डू इज वी कैन स्टडी अबाउट दिस मैथमेटिकल डेफिनेशंस के बारे में। देखिए, पहली बात, लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होगी। तो लिखा याद रखिएगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। पी वेक्टर इज इंटू एम बी वेक्टर होता है। ठीक है, और ये चीज तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, ये चीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। और मैंने जैसे कि कहा, ये कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये है इसका डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम एक्ट करेगा। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे क्लियर हुआ? ठीक है, इसका जो यूनिट्स हैं, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अब तक दो तीन चीजें आपको यहाँ पे और चीजें यहाँ पे आपको ग्राफ पेयर्स में आपको आने चाहिए। ठीक है, पहली चीज की अगर हम बात करें ग्राफिकल उस चीज की बात करें, तो पहले हम ग्राफ की प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला ग्राफ हम प्लॉट करेंगे,
यहाँ पे आपके पास 3 तरह का ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये ग्राफ्स आपको आने चाहिए, ठीक है? पहला ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे वो प्लॉट करेंगे हम बिटवीन P एंड V के बीच में, P एंड V। सेकंड ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बिटवीन P एंड M। थर्ड ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बिटवीन V एंड M। क्लियर होगी बात? सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें P इज इक्वल टू एम वी को अगर हम नोटिस करते हैं तो वी नोटिस दैट कि P और V में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो यानी कि जितना P में चेंज आएगा उतना ही V में चेंज आएगा। तो इसका मतलब जो है आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाएगी। क्लियर होगी बात इतनी? अगेन अगर हम P और M के बीच में जाएं, अगर हम P और M के बीच में देखें क्वेश्चन को, तो P इज प्रोपोर्शनल टू M है, P भी M के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जो ग्राफ हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अगेन स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर होगी ना बात इतनी सी? एंड फाइनली अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन V एंड M, तो हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है यानी कि अगर हम सेम मोमेंटम की बात करते हैं, अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लेते हैं। इसके लिए जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है आपके पास, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये आपको ग्राफ यहाँ पे इस तरह का देखने को मिल जाएगा बिटवीन V एंड M के बीच में, ठीक है? अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है? इस ग्राफ का मतलब क्या है, थर्ड ग्राफ मीन्स का थर्ड ग्राफ का मतलब क्या है? अगर हम थर्ड ग्राफ को समझें तो हमें वहां पे देखने को मिल रहा है, हाँ वी आर प्लॉटिंग रिलेशनशिप बिटवीन V एंड M, एंड V एंड M में रिलेशन क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 by M। दिस इंप्लाइज इफ P1 is equal to P2, अगर दो मोमेंटम आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा, जिसमें से दो डिफरेंट बॉडीज एक्ट कर रही हैं, ठीक है? फॉर अनइक्वल बॉडीज का बात करना है, इफ M1 is not equal to M2 नहीं है, दिस implies फॉर M1 is not equal to M2, दिस implies इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा, इफ M ग्रेटर होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, इफ M1 is greater than M2, this implies therefore if M1 is equal to, therefore V2 will be greater than V1, यानी कि जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास ज्यादा होगा। ये रिलेशन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में, ठीक है? ये चीजें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक आपका मास है और एक आपके पास वेलोसिटी है। आई होप ये बात आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, लॉज ऑफ मोशन में चलते हैं। लॉज ऑफ मोशन का जो मेन कंटेक्स्ट है, जो मेन चैप्टर्स है, मेन टॉपिक्स हैं, अब हम वहां पे आ रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज आपके पास देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है? अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम सबको पता है कि न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे। न्यूटन के आपके पास 3 लॉ थे, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ जिसको रिस्पेक्टिवली हम बोलते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ आपको क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ आपको ये बोलता है, ठीक है? डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको डायरेक्टली आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है? जो मेन पॉइंट्स होंगे दैट वी विल डिस्कस, अदरवाइज डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक बॉडी है अगर दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में कंटिन्यू करेगी, या यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बॉडी टू विल रिमेन टू कंटिन्यू टू रिमेन इन, मैं लिख देता हूँ एक मिनट, रुकिए। इसमें सबसे पहले आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये बोलता है बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by some unbalanced external force। याद रखिएगा वर्ड unless acted upon by unbalanced external force, unless acted upon by, unless acted upon by, unless acted upon by unbalanced एक्सटर्नल फोर्स। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो यहाँ पे कर देगा, सब कुछ स्टेटमेंट सही लिखेगा और लास्ट में बोल देगा until acted upon by a balanced external force। बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स तो नेट फोर्स तो जीरो होगी भाई, फिर तो आपका आंसर गलत हो गया। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स, ओके? अनबैलेंस्ड है,
ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स के बराबर होता है। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एन ऑपोजिट रिएक्शन प्रोवाइडेड दो एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं क्या है, डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करते हैं। क्लियर हो गई तीसरी बात? ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ मेन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो, देखिए पहली बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर लिखेंगे अभी उनको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस पे ध्यान रखिएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम बोल को लिखने वाले। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे ये है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है डिफाइन करता है फोर्स को, डिफाइंस फोर्स। याद रखिएगा इस बात को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है एज ए फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली पुश और पुल, जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यानी कि पहली चीज क्या है, फोर्स को डिफाइन करता है। दूसरी चीज, ये डिफाइन करता है इनर्शिया को, ये डिफाइन करता है इनर्शिया को। देखिए पेपर में दिक्कत कहाँ आएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेपर में दिक्कत कहाँ आएगी मैं समझाता हूँ। पेपर में दिक्कत यहाँ आएगी, पेपर में आपको बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ क्लियरली डिफाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स फॉलोइंग लॉ डिफाइंस फोर्स। फोर्स को डिफाइन कौन करता है? मैक्सिमम बच्चे सेकंड लॉ ऑफ मोशन टिक करके आएंगे, बिकॉज एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, दिमाग वहां पे वो लगाएंगे नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को डिफाइन करता है, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल पुश और पुल, जिसकी वजह से अपनी स्टेट चेंज होती है। और फर्स्ट लॉ बोलता है क्या है कि स्टेट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ना करे। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आपने चीज अच्छे से सुनी होगी, स्किप नहीं किया होगा, तो इस चीज को आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनर्शिया। इनर्शिया 3 तरह का हो जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, मोशन है तो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, और डायरेक्शन क्या क्या है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, अपनी डायरेक्शन के चेंज को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह से अब हम पहुंचते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, उसका हम जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जा रहे हैं। हम किस में जा रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हम बात कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बोलता है कि वो डिफाइन करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, क्या मतलब, ये क्या कहता है आपको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बोलता है, वो आपको बेसिकली क्या देता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोवाइड करता है किसकी, फोर्स की। तो यानी कि आपको ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि ये बोलता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt, ये याद रखिएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसके बाद अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लिखते हैं तो k की वैल्यू डाल देते हैं, और k यूजुअली 1 हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि F इज इक्वल टू dp बाय dt करके वहां से चला जाता है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपके लिए तैयार हुई होगी, इतनी सी बात आपके दिमाग में गई होगी। ठीक है, F इज इक्वल टू dp बाय dt होता है। ठीक है, अब इस पे ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इस लॉ के बारे में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। F इज इक्वल टू dp बाय dt, F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे समझिए, F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। अब बात ये है, पेपर में पूछेगा कि ये जिसकी अब आपको ये पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम होता किस तरफ को है, रिमेंबर दिस थिंग, दिस चेंज जो होता है, याद रखिएगा यहाँ पे इस चीज को, दिस चेंज, ये जो चेंज आ रहा है मोमेंटम में, दिस चेंज takes place in the direction of applied force, in the direction of applied force, in the direction of applied force, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये चेंज आपका उसी डायरेक्शन में आता है।
इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस बात को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्रोपोर्शनल डीपी बाई dt पेपर में पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, और जब इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिलेशन निकल के आता है वो निकल के आता है f वेक्टर इज इक्वल टू m ऑफ a वेक्टर। क्लियर हो गई इतनी सी बात? इसे आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फिर फोर्स के यूनिट्स हो जाते हैं, 1 न्यूटन इज अ फोर्स और 1 डाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स की बात कर लेंगे आप। इसमें यूनिट्स जो होती है आपकी दोनों तरह की यूनिट्स आपने याद रखनी है। एसआई यूनिट्स भी, एब्सोल्यूट यूनिट्स भी आपने याद करनी है, और आपने ग्रेविटेशनल यूनिट्स को भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये सबकी रेफरेंस बुक्स में गिवन होगी। एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ये इनको आपने याद रखना है, और साथ में आपने इनकी कन्वर्जन्स को भी एक बार याद रखना है कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के आपने याद कर लेना। देखिए पहली चीज हमने क्या कही थी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या कहा था, उसको अपने डिफाइन किया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू टीपी बाय dt। अब इसमें आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए आपको कोई भी यूनिफॉर्म मोशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट वहीं पे अगर सपोज करो हम यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन में नहीं रखा, अगर हम सर्कल की बात कर लें, हम बोल रहे हो कि सर्कल पे आप यूनिफॉर्म स्पीड से आप घूम रहे हो, तो क्या आप उसमें जो है फोर्सेस लग रही हैं? लग रही हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फोर्स चेंज हो रही है। समझ गया बात को? तो याद रखिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन, देखिए पहली बात, यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना तो कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ही रही होगी। ठीक है, इफ बॉडी, यहाँ पे याद रखिएगा कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए पहली चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, ये पहली बात होगी। दूसरी चीज, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, accelerated motion is always due to an external force. Accelerated motion is always due to an external force. क्लियर हो गई बात इतने से? No force is required to keep a body moving in a straight line, and accelerated motion is always due to an external force. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और एक्सेलरेटेड मोशन किस वजह से हो सकते हैं, या तो आपकी बॉडी की स्पीड चेंज कर जाए, या आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर जाए, या आपकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर जाए। इन तीनों की वजह से क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वेक्टर लॉ है, फिजिकल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, अब इसमें ना एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, क्या क्या चीज समझनी पड़ेगी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होता है टू सिंगल पॉइंट पार्टिकल्स। देखिए तीसरी बात हम यहाँ लिखते हैं, सेकंड बात यहाँ पे लिखते हैं द सेकंड लॉ ऑफ मोशन is applicable to a single point particle, to a single point particle। ठीक है, अब देखिए बात, इस बात का मतलब क्या है, मतलब पॉइंट पार्टिकल्स पे हम फोर्स को लगाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, रिजिड बॉडीज पे फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी। क्या इसका मतलब क्या, रिजिड बॉडीज पे फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे? रिजिड बॉडीज पे भी फोर्सेस एक्ट करती हैं, बट उसमें कंप्लीट इफेक्ट, क्योंकि रिजिड बॉडी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई, तो इंडिविजुअली हर पार्टिकल को तो हम स्टडी कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे जो फोर्स लगाते हैं सिंगल पार्टिकल पे लगाते हैं, वो सिंगल पॉइंट पार्टिकल कौन सा होता है, आपका सेंटर ऑफ मास। वो सिंगल पॉइंट पार्टिकल आपका कौन सा होता है, सेंटर ऑफ मास। हम फोर्सेस कहाँ लगाते हैं, वहां पे सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर होगी बात इतनी सी? सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना पड़ेगा आपको, वो क्या है, देखिए
जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो कैसा है, लोकल है, इज अ लोकल रिलेशन, इज अ लोकल रिलेशन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है कि लोकल रिलेशन में, इस बात का मतलब ये है कि बॉडी पे सपोज करो कि जो फोर्स जिस मोमेंट पे लग रही है ना, उस बॉडी पे इफेक्ट उस मोमेंट की वजह से ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए इस बात को, ठीक है। एक पार्टिकल स्पेस में भाग रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगी कि उस पॉइंट पे फोर्स कितनी है, उस पॉइंट पे फोर्स कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसके 10 साल पहले या फिर 10 मिनट पहले उस पर फोर्स लगी थी कितनी थी। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है वो डिपेंड कर रहा है उस टाइम पे फोर्स कितनी है। यानी कि आप जो होते हो एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करते हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। समझ गया बात को? क्लियर हुई थी सी बात? आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी मेमोरी कैरी नहीं करता कि इसकी 10 मिनट पहले एक्सेलरेशन कितनी थी। क्लियर होगी बात को इतनी सी? इस बात का मतलब क्या है, इस बात को एक और तरीके से समझा जा सकता है कि सपोज करो कि आप एक ट्रेन में बैठो और ट्रेन जो है एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन जो है वो क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जब ट्रेन जो एक्सेलरेट कर रही है वहां से हमने क्या किया, हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया या फिर एक पेपर को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है। हमने उसको इस तरह से ड्रॉप किया, लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल ड्रॉप किया। तो यानी कि पाथ कैसा फॉलो करेगी, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी, पैराबोला फॉलो क्यों फॉलो करेगी, क्योंकि जिस मोमेंट पे ड्रॉप किया उस मोमेंट पे जो ट्रेन की वेलोसिटी थी वो उस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी बन गई, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा और इसलिए वो क्या करेगी, उस पाथ को फॉलो करेगी। उसको एक्सेलरेशन से कुछ लेना देना नहीं है भाई। समझ गए इस बात को? आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और यहीं से आपको इनिशियल मास का कॉन्सेप्ट मिलता है, गिव्स अस कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। ये आपको इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट देता है। समझ के बात को? तो बेसिकली इनर्शियल मास को डिफाइन कैसे करते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट एक्सेलरेशन, उस मास को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात इतने से? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो हम करने वाले हैं वो है आपका इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो क्या है, इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स की बात करेंगे अब हम, ठीक है। अब देखिए इम्पल्स क्या चीज है, इम्पल्स होती क्या है। देखिए हम बात करते हैं इम्पल्स को डिफाइन करने की। इम्पल्स बेसिकली होती है वो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है फॉर वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए जो किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, उसको आप इम्पल्स को बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं जब इम्पल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। मैक्सिमम बच्चे इम्पल्स पढ़ के जाएंगे, इम्पल्स की डेफिनेशन ही याद कर जाएंगे, बट क्या होगा उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बेसिक पॉइंट्स को पढ़ना भूल जाएंगे और मेन चीजें जब उनसे कोई पूछेगा तब उनको आएगा नहीं, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहली चीज क्या लिखेंगे, देखिए इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं, इम्पल्स जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, याद रखिएगा। इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इम्पल्सिव फोर्स जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। इम्पल्सिव फोर्स कैसी होती है, इम्पल्सिव फोर्स क्या करती है, पहले इंक्रीज करेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्या करेगी, पहले क्या करेगी, फोर्स जो होगी पहले जीरो टू मैक्सिमम जाएगी,
0 टू मैक्सिमम जाएगी और फिर मैक्सिमम टू 0 जाएगी एंड देन मैक्सिमम टू 0 हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपको। ये इंपॉर्टेंट है, पहले 0 टू मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम टू 0। इंपल्स कांस्टेंट नहीं होती, इंपल्सिव फोर्स जो होती है चेंज करती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, इज नॉट कांस्टेंट, ये बात याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज करती है। ठीक है, और इंपल्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपल्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। अगेन इस बात को रिपीट करता हूँ, इंपल्स कांस्टेंट नहीं होती है, इंपल्स की वैल्यू चेंज करती है, पहले 0 टू मैक्सिमम जाएगी फिर मैक्सिमम टू 0 आएगी। दैट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट इट वेरीज विद टाइम, इसलिए इंपल्स को मेजर करना मुश्किल होता है। असर्शनिज्म में क्वेश्चन क्या बनेगा? इट इज kind of difficult to measure the impulse of a body. Why? Because impulse changes with time. Because impulse changes with time. और impulse का mathematical relation क्या है? कि average force into time. एवरेज फोर्स इनटू टाइम। और इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इम्पल्स आई वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इनटू टाइम। और फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होता है? P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए, इम्पल्स की वैल्यू जो है, हमने ये चीज तो हमने यहाँ लिख ली, चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी हो सकती है। अब इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है? नाउ रिमेंबर, इम्पल्स आपकी कैसी क्वांटिटी है? इम्पल्स इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मगर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होती है? इम्पल्स की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इम्पल्स की जो डायरेक्शन होती है, इम्पल्स की डायरेक्शन होती है सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज दैट ऑफ फोर्स, सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी, आपकी डायरेक्शन इम्पल्स की उसी डायरेक्शन में होगी। आप इम्पल्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नोट्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये बात हो जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? इंपल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, आप एक बात और यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, पेपर में सपोज कीजिए अगर आपको एक एफ टी कर्व गिवन है, पेपर में लेट अस अज्यूम आपको एक एफ टी कर्व गिवन है। सपोज कीजिए आपको पेपर में क्या गिवन है? एक एफ टी कर्व गिवन है। एफ टी कर्व गिवन है, इधर फोर्स है, इधर टी है, और आपको बोल रहा है कि आपको इस तरह का एफ टी ए बी सी, टाइम आपका इधर है, फोर्स आपकी उधर है। ठीक है, आपने क्या किया? फोर्स टाइम ग्राफ बनाया। तो याद रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, इम्पल्स इम्पल्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, impulse of a variable force is equal to area enclosed in ft curve, in ft curve में। क्लियर हो गई थी बात? नहीं? ठीक है, और यहीं पे आपको एक चीज होती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आपने उसको भी डेफिनेशन आपने याद करनी, पेपर में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्लियरली डिफाइन द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपकी क्या बोलती है? तो देखिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको क्या बोलती है? इम्पल्स मोमेंटम आपको ये बोलती है कि द लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है आप दो तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलती है? लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस बाय टू मेथड्स। क्या बोलती है? ये बोलती है कि लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस बाय टू मेथड्स, लीनियर
momentum can be produced, linear momentum can be produced by applying a, दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं क्या, या तो आप अप्लाई करो स्मॉलर फोर्स फॉर लॉन्गर टाइम और बाय लार्ज फोर्स फॉर शॉर्टर टाइम। ठीक है, द लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स, अप्लाई करो थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा फोर्स अप्लाई करो कम टाइम के लिए। ये है आपका लीनियर मोमेंटम थ्योरम। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी बस मोमेंटम थ्योरम क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर आपने इसकी एप्लीकेशंस आपको पता होंगे कि बॉल को कैच करने के लिए किस तरह से करता है, बोगीज किस तरह से करती हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ये इसकी जो आपने एप्लीकेशन पार्ट है उसको बहुत अच्छे से करना, वहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद कैसे क्या आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है आपको, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट मेन चीज क्या है, आगे वाली स्टेटमेंट मैक्सिमम बच्चे याद करके जाते हैं, टू फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट बॉडीज, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और इसी ये जो होता है इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से ही आपके जो फोर्सेस के साइंस होते हैं एफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप ये बात आपके क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है। देखिए हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम वगैरह वैसे स्पेसिफिकली पेपर में मेंशन्ड नहीं है, आपको सिर्फ इसमें पता होना चाहिए कि ये इसका एप्लीकेशन पार्ट न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एप्लीकेशन पार्ट है। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट आपको चलने में हेल्प करता है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कंपोनेंट। इसके अलावा यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि पेपर में स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन्ड नहीं है। सो आई एम नॉट गोना डिस्कस बिकॉज इसमें आपको वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ता है, मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, जो आपका इसमें आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है ना, वो कार्ट को आगे फॉरवर्ड मूव करता है, और वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आर कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा ना हो। जब तक आर कॉस थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगी आपकी कार्ट मूव नहीं करेगी। और जैसे क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना है ना, तो और फिर का चलना भी है, तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम बेसिकली आपका आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। इसमें थीटा का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, वो चीज को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं जब हम देखेंगे कि फोर्सेस किस तरह से एक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, वो क्या है, apparent weight, apparent weight of a man in lift slash elevator। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एक दो साल में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एपरेंट वेट में आपको तीन चीजें समझनी है। एक, जब आपको क्या है इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। क्या, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी उस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स हैं पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे नेगेटिव। क्लियर होगी बात इतनी सी, और आपको रिजॉल्व करने आना चाहिए, बस बात वही खत्म हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या चीज आपको समझना पड़ेगा। एज्यूमिंग, देखिए अब ये क्या है, आपकी लिफ्ट है, ये क्या है, आपकी लिफ्ट है। ठीक है, तीन लिफ्ट बना लेते हैं, तीनों केसेस को हम एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले केस में आप यहाँ हैं, दूसरे केस में भी आप यहाँ हैं, तीसरे केस में भी आप यहाँ हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। केस वन है ये, केस टू, केस थ्री। ठीक है, अब फिर इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिस तरह से मैंने याद किया था। ठीक है, तो आपको चीज समझ आ जाएगी। देखिए पहली चीज क्या है कि पहले केस में हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट।
ठीक है, जब एलिवेटर आपका रेस्ट पे है, ठीक है। अब हमें पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब आपका वेट क्या है, या आपका वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg आपका इधर को एक्ट करेगा, और बॉडी क्या करेगी, आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगी, तो रिएक्शन कहाँ को जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज कीजिए रिएक्शन आपका आर है, ठीक है, और कोई फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रही है, स्टेशनरी खड़े हो, तो यानी कि एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे हैं, दिस इंप्लाइज आर माइनस एम जी विल बी इक्वल टू 0, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगा, आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा केस आपका बनता है व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, आप एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपकी है, एक्सेलरेशन कहाँ को, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज आप ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत इजी, ध्यान से। आप यहाँ खड़े हो, वेट कहाँ को एक्ट कर रहा है, एम जी, नीचे की तरफ को, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ को एक्ट कर रहा है, इसको मैं डिफरेंट पेन से बना रहा हूँ समझने के लिए। देखिए, आप यहाँ खड़े हो, आपका वेट हमेशा कहाँ को एक्ट करेगा, नीचे की डायरेक्शन को, तो वेट हो जाएगा आपका एम जी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो आपका एफ कहाँ, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ को होगा, ऊपर की तरफ को आर, और आप मूव भी कहाँ को कर रहे हो, आप मूव भी कहाँ को कर रहे हो, आप मूव भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर वाली तरफ को मूव कर रहे हो। फोर्स भी कहाँ को लग रही है, ऊपर वाली तरफ को मूव कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स भी ऊपर वाली डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है, यानी कि सिस्टम को ऊपर मूव करेगा। अब देखिए समझने का तरीका क्या है, ये फोर्सेस आपकी क्लियर हो गई। अब एज्यूम कीजिए कि जो आपकी नेट अपवर्ड फोर्स है वो भी आपके ऊपर को ही जा रही है, क्योंकि आप ऊपर को लेके जा रहे हो। अब देखिए आपको समझने का तरीका है भाई, आप इस चीज को कैसे समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको समझेंगे आप। अब देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी जब एपरेंट वेट आदमी का कितना हो जाएगा, ठीक है, यही आपको करना है ना। यानी कि बेसिकली आपको जो है, आपको क्या निकालना है, रिएक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, रिएक्शन ऊपर को काम कर रहा है, वेट नीचे को काम कर रहा है, और फोर्स भी ऊपर को काम कर रही है, क्लियर होगी। फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कितनी कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F इज इक्वल टू कितनी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है, R उसको ऊपर को खींच रहा है, R mg उसको नीचे को लेके जा रहा है, माइनस mg, क्लियर हो गया इतना। F किसके बराबर है, एम ए के बराबर, R माइनस एम जी, तो R कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए, तो यानी कि R कितना हो गया, एम ऑफ जी प्लस ए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ पॉइंट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखिए, एम जी नीचे को ऐड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को जा रहा है, हम फोर्स भी ऊपर को लगा रहे हैं, तो यानी कि जो ऊपर को फोर्स लगानी पड़ रही है वो कितनी लगानी पड़ रही है, आर माइनस एम जी, क्योंकि आर तो ऊपर को लग ही रहा है और एम जी नीचे को लग रहा है, तो आर माइनस एम जी आपको लगाना पड़ रहा है, और एम ये आपका सही, तो इसके बराबर हो जाएगा ये। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब आप यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और केस 3 को सॉल्व कीजिए, जहां जो केस 3 है आपका, जब आप मूव कर रहे हो डाउनवर्ड्स, एलिवेटर जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स, जब आप नीचे को जा रहे हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए फिर से 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, और मैं चाहता हूँ आप इसको खुद समझिए, खुद एक बार सॉल्व करके देखिए, नहीं आएगा तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए वही चीज है, अगर आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो अब हम करते हैं। देखिए एमजी कहाँ को एक्ट कर रहा है, एमजी नीचे को एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ को काम कर रहा है, आर भी ऊपर को जा रहा है, नेट फोर्स कहाँ को एक्ट कर रही है, बॉडी को नीचे को खींच रही है, एक्सेलरेशन नीचे को है, दिस इंप्लाइज एफ कहाँ को एक्ट कर रही है, नीचे को एक्ट कर रही है, एफ कहाँ को एक्ट कर रहा है, नीचे को काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब आपके पास ये हुआ कि एफ अगर नीचे को काम कर रहा है, तो एफ प्लस एम जी किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। आप नीचे को एक्सेलरेट कर रहे हो ना बॉडी को, तो अब देखिए क्या चीज है, इसका मतलब क्या हुआ, एम ए कहाँ को एक्ट कर रहा है, नीचे को, एम जी कहाँ को एक्ट कर रहा है, नीचे को, आर कहाँ को एक्ट कर रहा है, ऊपर को। क्लियर होगी बात इतने से, यानी कि नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर है, एफ इज इक्वल टू कितना है, एम जी, तो नीचे को एम जी ज्यादा हुआ ना, तभी तो नीचे को आ रही है, और आर ऊपर को जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज
F is equal to ma is equal to mg minus r. Therefore, r is equal to m of g minus a. r of m of g minus a. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी. ठीक है. अब इस चीज का मैंने जो कैसे याद किया था, जिस तरह से मुझे चीजें समझ में आ रही थी, मैंने अपने दिमाग में ये सोचा था कि जब भी फ्री फॉल होता है, जब बॉडी नीचे को एक्सेलरेशन जी से गिरती है, तो आपको फ्री फॉल देखने को मिलता है. यानी कि फ्री फॉल होगा कब? जब जी को जी से कैंसिल हो जाएगा. जी से जी कैंसिल कब होता है? जब आप डाउनवर्ड एक्सेलरेट करते हो. जी माइनस जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा. तो यानी कि आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए आएगा जब नीचे को एक्सेलरेट करोगे. उस टाइम पे जब मैंने याद किया था, मुझे रट्टा मारा था कि मुझे समझ नहीं थी, मगर अब मुझे चीज समझ आती है, तो मैं रट्टा नहीं मारता, मैं चीजों को ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ. क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि कोई भी ये काम करेगा आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए. ठीक है. तो इसमें आपको याद रखना है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा इज कंजर्व्ड एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. आइसोलेटेड सिस्टम के लिए काम करेगा, नॉट अफेक्टेड बाय द म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज. ठीक है. और क्या कहते हैं, कंजर्व्ड रहता है. आई होप ये बात क्लियर होगी. इसमें फिर आप टीचर एग्जाम्पल के साथ करेंगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन, फायरिंग ऑफ रॉकेट्स एंड वो सब चीजें. ठीक है. इसके बाद आपके पास आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या बोलता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है फर्स्ट लॉ में कंटेन्ड है. सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको आप बहुत याद रखना. सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है आपको फर्स्ट लॉ भी देता है और थर्ड लॉ भी आपको प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. ये चीजें होगी आपके पास, यहाँ से इंपॉर्टेंट होगी. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. ये चीज आपके पास क्लियर होगी. लीनियर मोमेंटा की डेफिनेशन क्लियर होगी. और यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर होगी कि सेकंड लॉ इज रियल लॉ. सेकंड लॉ इज real law of motion because both first and second law of motion are contained in the first and third law are contained in the first law second law में. ठीक है. अब आ जाओ सबसे बढ़िया चीज है. अब आपके पास जो शुरू होती है कनेक्टेड मोशंस. अब आप समझो कि चीजों को किस तरह से चीजें काम करती हैं. ठीक है. इसका चैप्टर आपका थोड़ा सा बच रहा है, हार्डली. हाँ ठीक है, हो जाएगा. देखिए अब चीजों को समझना पड़ेगा. अब आप पहुंच रहे हो किस पे? कनेक्टेड मोशंस पे. किसमें अब आप पहुंच रहे हैं? कनेक्टेड मोशंस पे. कनेक्टेड मोशंस में ना आपको बस ये चीजें समझना है. दो तीन कनेक्टेड मोशंस को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है एक ही है, जो भी मैं आपको बताऊंगा. आपको दो तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कनेक्टेड मोशन सॉल्व करते हुए. पहला पॉइंट को सॉल्व करते हुए अपने ध्यान रखना है वो क्या है कि फोर्सेस एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन मस्ट बी एडेड. पहली चीज. दूसरा, टेंशन ऑलवेज acts in a direction away from the body. बस अगर आपको ये पता है, खास करिए टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो आप इसको आराम से कर सकते हो. कनेक्टेड मोशन में आपको दिक्कत नहीं होगी. अगर ये दो पॉइंट्स आपको आते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट है ये चीज. समझ की बात हो. टेंशन हमेशा बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट. ठीक है. चलिए अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं. कनेक्टेड मोशन का पहला एग्जांपल हम देखते हैं. पहला एग्जांपल जो कनेक्टेड मोशन का वो है हमारे पास ये पुली सिस्टम होता है. इसको हम समझते हैं किस तरह से काम करता है. ठीक है. चलिए ये है एक पुली सिस्टम जिसपे हमने मासेस को अटैच किया हुआ है. ठीक है. आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया आपके पास. आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है. ठीक है. कौन सी बॉडी ऊपर जाएगी, कौन सी बॉडी नीचे आएगी, साथ में
कौन सी बॉडी ऊपर जाएगी, कौन सी बॉडी नीचे जाएगी और कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगी। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में हम वी आर अज्यूमिंग दैट m1 is greater than m2. दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2। क्लियर होगी बात इतनी सी। अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 इसका मतलब क्या है कि सिस्टम नीचे को गिरेगा, सिस्टम आपका राइट की तरफ को आएगा। ठीक है, मगर मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि टेंशन पहले फोर्सेस बनाएंगे तो मैंने कहा था टेंशन हमेशा बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करती है। ठीक है, तो यानी कि m1 की वजह से जो टेंशन होगी वो किधर को होगी, ऊपर की तरफ को। लेट अस अज्यूम दिस इज अ t। क्लियर होगी बात को। और m2 की वजह से भी बॉडी से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगी तो टेंशन यहाँ पे भी कितनी होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कभी भी ऐसा मत करना कि टेंशन सेम डायरेक्शन में बना दिया आपने। टेंशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करती है, बॉडी से ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो m1g कहाँ को एक्ट करेगा, m1g आपका नीचे को, वेट नीचे को एक्ट करता है, वैसे ही m2g कहाँ को एक्ट करेगा, इधर को एक्ट करेगा। और ये जो सिस्टम है टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट ये सिस्टम अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी सिस्टम देगा। तो ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए, तो उससे एक्सेलरेशन ए से नीचे को आएगा और ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ को जाएगा। एक्सेलरेशन ए की वजह से ऊपर की तरफ को जाएगा, तो ये आपका सिस्टम बन जाता है। अब बस सिस्टम बन गया, आपका सॉल्व पेपर बना। अगर आप रट्टा मार के ज्यादा चीज तो समझ नहीं आती, देखिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी, आपने सब कुछ बना लिया। अब आप क्या करेंगे, अब बस इन फोर्सेस को लिखिए, इन फोर्सेस को लिखिए। किस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखते हैं फॉर m1। अगर m1 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखते हैं m1 को। अगर हम देखते हैं तो m1 पे जो फोर्सेस ऐड कर देखिए, m1g ज्यादा बड़ी है तभी वो नीचे को लेके खींच पा रही है। किससे बड़ी है, टेंशन से बड़ी है, माइनस टी। टेंशन भी एक तरह की फोर्स है। ठीक है, तो m1g माइनस टी किसके बराबर है, m1a के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं m2 के लिए लिखूं, अगर मैं m2 के लिए लिखूं तो m2 ऊपर को जा रहा है, m2g नीचे को जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि m2g छोटा है तो यानी कि t माइनस m2g, t माइनस m2g विल बी इक्वल टू m2a। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। बस अभी दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व कर लें। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास a कितना निकल के आता है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये निकल के आता है आपके पास। इसको आपको फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना है। नहीं याद है तो जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है उसको उस तरह से सॉल्व करके आपको याद रख लेना है किस तरह से करता है। उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, वो मैंने ज्यादा करे पेपर में, इसलिए आपको ऐसे याद रखना। और टेंशन टी जो एक्ट करेंगे तो आप पी भी निकाल सकते हो, तो वो आता है 2m1 m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। क्लियर हो की बात इतनी से। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पेपर के लिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, रॉकेट। रॉकेट आपके पास आता है। रॉकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रॉकेट जो है ना, देखिए पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि रॉकेट काम कैसे करता है। रॉकेट काम कैसे करता है आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो रॉकेट में आपको समझना पड़ेगा, पहली बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करते हैं। ठीक है, मोमेंटम की कंजर्वेशन पे काम करेंगे। ये डेफिनेशन डेरिवेशन आपके लिए ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप रिजल्ट्स हम इसके लिख लेते हैं रॉकेट के लिए। हम रॉकेट से स्टडी करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या चीज होता है कि इसमें जो बर्न आउट स्पीड होती है, कि रॉकेट की स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम बोलते हैं तो वेलोसिटी कितनी निकल के आती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से निकल के आता है वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log टू द बेस e m ओवर m नॉट। मैं आपको डेरिवेशन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, अगर आप ये एज्यूम कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या है, जीरो, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी गिवन बाय u log टू द बेस e m ओवर m नॉट। और अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, log e से, log टू द बेस e से अगर आप इसको log टू द बेस 10 पे ले जाओ तो आपके साथ है 2.303 log टू द बेस 10 m ओवर m नॉट। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।
क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला यूज होता है। ये और ये इक्विवेलेंट है, बस आपको 2.3 अगर यहाँ से वहां जाना डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, वो होता है बर्नट आउट स्पीड। बर्नट आउट स्पीड, तो बर्नट आउट स्पीड क्या होती है कि स्पीड रॉकेट की तब जब सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाए, तो वो होती है VB इज इक्वल टू U log टू द बेस E m नॉट ओवर mr, m नॉट ओवर mr। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे थ्रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, थ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट, थ्रस्ट की तरह की रॉकेट पे कितनी लग रही है, वो होती है F इज इक्वल टू माइनस यू dm ओवर dt, माइनस यू dm ओवर dt। यहाँ पे एक बात समझिए, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो फ्यूल बर्न होता है, तो हर पॉइंट पे उसका मास चेंज हो रहा है, तो dm बाई dt आपके मास के चेंज को सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो है वो हम प्रीवियस फैक्टर्स वाले उसमें समझ चुके हैं, उसमें हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम वेस्ट मतलब हम पहले कर चुके हैं, तो उसका वही नहीं करने का फायदा नहीं है। इस टॉपिक को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो आपको लॉज ऑफ मोशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका खत्म हो चुका है। इसमें हमने जैसे ये एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट एंड एलिवेटर वगैरह याद किया, जिस तरह से हमने चीजों को समझा। कल हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड आई होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। एंड आई अगेन रिपीट माई सेल्फ कि what we are doing in the first half of our 100 days, we are trying to complete our syllabus। हम अपने सिलेबस के बेसिक्स को कवर करें ताकि बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, यू स्टिल हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से 2 बार 3 बार सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरी अप्रोच से चल रहे हो तो फिर मेरी अप्रोच ऐसी होगी कि पहले बेसिक्स काम करेंगे, इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। द मोमेंट हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जैसे लाइक बाय द एंड ऑफ दिसंबर अगर हम सारा सिलेबस खत्म कर देते, कोशिश तो करेंगे हम उससे पहले हो जाए, बट लेट अस अज्यूम कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। उस टाइम पे अगर मान लो पैटर्न भी आ जाता है एनटीए का, और एनटीए आपको बोलता है पेपर में ये शिफ्ट है वो शिफ्ट है, ये ट्विस्ट है वो ट्विस्ट है, आप तैयार होंगे। ठीक है, तो घबराइए मत, प्लीज मेरे तरीके से फॉलो करते रहिए। इफ यू आर फॉलोइंग मी तो फिर होल हार्टेडली फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में इजीली आप 180 प्लस तो 180 भी स्कोर कर सकते हैं भाई, मतलब जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, अगर आप उसको बड़ी डेडिकेशन से कर रहे हो। जैसे आज हमने ये कर लिया, तो आज आपने क्या करना है, इसके सारे के सारे चीजें कवर कर लेनी है। आपने एक फॉर्मूला नोटबुक में सिर्फ फॉर्मूला लिख लेना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उनको लिख के बाइंड अप करना है। कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमने जितने भी क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी की, सॉरी, जितने भी क्वेश्चन आपकी प्रदीप की बुक में, जितने भी क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक में, हमने उन सबको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ताकि जब हम बाद में करें ना मजा आ जाए। और द वे वी रिवाइज, हम रिवीजन किस तरह से करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट 2-3 बार उस चीज को रिवाइज कर चुके हैं। तो अगर नहीं समझ आया तो फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, या फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तब देख लीजिएगा, या जब हमने एक बार वीडियो में बीच में, मुझे याद नहीं किस टाइम पे किया था, उस टाइम पे हमने किया था कि रिवीजन किस तरह से करते हैं। तो रिवीजन के लिए हाउ टू रिवाइज, ठीक है, हाउ टू रिवाइज, एक मिनट, हाउ टू रिवाइज ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो मेक श्योर आप पुराने वीडियोस को देखें और वहां से आप इस चीज को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। सो आई वांट यू टू जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जितना ज्यादा हो सके उतना कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन हम उससे नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अभी कंसेप्ट बिल्डिंग पे बात करें। Okay, bye bye, take care and best of luck.